हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अबाउट सॉइल सैलिनिटी। व्हाट इज सॉइल सैलिनिटी, हम देखेंगे उसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं उसके क्रॉप पर, और उसका मैनेजमेंट किस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हो या उसका प्रिवेंशन आप किस तरीके से कर सकते हो। इन सब चीज़ों के ऊपर यूपीएससी पीसीएस में मैं इनको हिंदी भाषा में आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सॉइल सैलिनिटी क्या होती है, किस तरीके से इसको मेज़र करेंगे। टेक अ व्यू ओनली, ओके, जस्ट अ व्यू। व्हाट इज सैलिनाइजेशन, ओके, हम देखेंगे सैलिनाइजेशन के क्या क्या कोजेज होते हैं। हम देखेंगे कि इसका क्रॉप पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सोडिसिटी क्या होती है, इस पर भी एक छोटा सा हम यहाँ पर व्यू लेंगे। व्हाट इज कंसिक्वेंसेज ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल और सैलिनाइजेशन, ओके, ये भी देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इंप्रूवमेंट ऑफ सैलाइन एंड सोडिक सॉइल किस तरीके से किया जाए, या फिर प्रिवेंशन ही करना हो सीधे तो वो किस तरीके से किया जाए। ओके, तो इन सारे टॉपिक्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे, और सब कुछ जो है वो बिल्कुल बेसिक सा होगा। ओके, और आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ सॉइल सैलिनिटी को। व्हाट इज सॉइल सैलिनिटी। तो देखिए, सॉइल सैलिनिटी को आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। सॉइल सैलिनिटी को ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे कि आपने सॉइल ली, उसके अंदर कितनी देखिए, सैलिनिटी का मतलब आप समझिए। सैलिनिटी का मतलब है कि कितना साल्ट आपकी सॉइल के अंदर है। इस चीज़ को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए सॉइल सैलिनिटी का यूज़ किया जाता है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपने सीधे सॉइल ली और उसमें देख लिया कि कितना है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, जैसे आपने 1 केजी सॉइल ली, यहाँ पर उस सॉइल के अंदर कितना साल्ट है, उस साल्ट को आपने निकाल करके 1 लीटर पानी के अंदर डाल लिया। उस पानी के हिसाब से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि आपकी सॉइल के अंदर कितना सॉल्ट था। द सॉल्ट कंसंट्रेशन इन द वाटर, याद रखना हम वाटर के हिसाब से बताएंगे ना कि सॉइल के हिसाब से। द सॉइल कंसंट्रेशन इन द वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सैचुरेटेड सॉइल। इस सॉइल के अंदर सॉल्ट था, इस सॉल्ट को निकाला गया, उसको 1 लीटर पानी में मिलाया गया, तब हम कहेंगे कि 1 लीटर पानी में सॉल्ट कितना मिल गया। उस हिसाब से हम बताएंगे कि आपकी सॉइल में कितना सॉल्ट यहाँ पर था या उसका कंसंट्रेशन कितना था। ओके, इस पूरी की पूरी जो टर्म है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की, इसको कहा जाता है सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट। ओके, इस चीज़ को भी याद रखें। ये डिफाइन किया जाता है द सैलिनिटी ऑफ द सोइल। तो सोइल कंसंट्रेशन इन द वाटर, उससे डिफाइन किया जाता है कि सोइल की सैलिनिटी क्या होती है। देखिए, इफ़ दिस वाटर कंटेन्स लेस देन 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर लीटर, अगर मैंने इस मिट्टी से जो सॉल्ट यहाँ पर निकाला है उसको पानी में मिलाने के बाद 1 लीटर पानी में सिर्फ 3 ग्राम सॉल्ट मिलता है, तब मैं कहूँगा कि आपका जो सोइल कंसंट्रेशन था वो था 3 ग्राम पर लीटर। ओके, इस तरीके से हम इसको यहाँ पर डिफाइन करते हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। द सोइल इज सेड टू बी नॉन सेलाइन, ये बात की बात है। ओके, पहले तो आप इसको इस तरीके से डिफाइन करोगे, और अगर आपकी सोइल में 3 ग्राम पर लीटर से यहाँ पर कम है सोल्ट का कंटेंट, तो आप कहोगे कि सोइल जो है सोलाइन सेलाइन नहीं है। और अगर ऐसा ही कंटेंट आपका 12 ग्राम पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, तब आप कहोगे दिस इज़ हाईली सेलाइन। ओके, पहली बात ये आपकी क्लियर हो गई। आप यहाँ पर देखिए कि सेलाइन सोइल का मतलब आपको समझ में आया कि व्हाट इज सेलाइन सोइल। आपकी सोइल के अंदर साल्ट का कितना कंटेंट है, दिस इज कॉल्ड सेलाइन सोइल। ओके, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं किस तरीके से, सोइल वाटर के हिसाब से। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपसे पूछी जा सकती है। सॉइल वाटर का मतलब मैंने आपको बताया कि मिट्टी में खुद नहीं देखेंगे कि कितना कंसंट्रेशन है सॉल्ट का, हम उस साल्ट को निकालेंगे, उसको वाटर में डालेंगे 1 लीटर में, और देखेंगे कि उस 1 लीटर वाटर में कितना कंसंट्रेशन बैठ रहा है। ये एक जनरल टर्म है। अगर 3 ग्राम पर लीटर से कम है तो हम कहेंगे नॉन सेलाइन है, 3 से 6 है तो हम करेंगे स्लाइटली सेलाइन है, 6 से 12 है तो हम कहेंगे मॉडरेटली सेलाइन है, और अगर ये 12 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि ये हाईली सेलाइन यहाँ पर है। ओके, एक दूसरी यूनिट भी होती है जिसको कहते हैं डेसी सीमंस पर मीटर। ओके, इस टाइप से यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं, बट आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मीजरिंग सैलिनिटी, सैलिनिटी इज द मेजर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ डिजोल्व्ड सोल्यूबल सॉल्ट इन द वाटर। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हम सिर्फ सॉल्ट को सॉइल के अंदर नहीं देखेंगे, हम सॉल्ट को वाटर के अंदर देखेंगे कि वाटर के अंदर डाल करके वो सॉइल 1 लीटर में कितना, वो सॉल्ट 1 लीटर वाटर में कितना बैठ रहा है। ओके, तो सरफेस वाटर सैलिनिटी का यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं। आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको ये सब नहीं देखना, आप यहाँ पर देखने की कोशिश करें कि कौन कौन से मीजर्स हो सकते हैं इसको मापने के। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आप माप सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन में, या फिर डेसी सीमेंस पर मीटर में आप इसको यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। बट फिर से कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। ओके, तो डेसी सीमेंस पर मीटर में कैसे होता है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट होता है इतना याद रखना। ओके, तो इस तरीके से आप साल्ट कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हो, और दिस इज कॉल्ड सोइल सैलिनिटी। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ व्हाट इज सैलिनाइजेशन। तो आपकी सॉइल के अंदर सॉल्ट पहुंच गया, दिस इज कॉल्ड सैलिनाइजेशन। ओके, दिस इज सिंपल।
द सेलिनाइजेशन इज अ ग्लोबल एनवायरमेंटल फिनोमिना, पूरी दुनिया में ये चीज़ चल रही है। डेट अफेक्ट्स मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। कहने का मतलब ये है कि जब सॉल्ट आपकी सॉइल के अंदर मिल जाएगा तो वो आपके सॉइल के केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देगा। चेंजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्स लाइक लेक, रिवर एंड ग्राउंड वाटर। ओके, ये सब किस तरीके से होगा मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आप समझिए कि आपकी सॉइल और उसके चारों तरफ जो रिवर सिस्टम्स या फिर वाटर सिस्टम आपके फील्ड के चारों तरफ होंगे, उन सभी के केमिकल कंपोजिशन को भी ये यहाँ पर चेंज कर देगा। साथ ही साथ डिग्रेड कर देगा द क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई, जो कि आपके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए यूज़ होती है या फिर आप इरिगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, उसकी क्वालिटी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी जिससे बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर हर्ट होगी। टैक्सोनोमिक रिप्लेसमेंट ऑफ द हेलोटोरेंट स्पीसीज, ऐसी कुछ स्पीसीज होती हैं जो कि सोल्ट को सहन कर सकती हैं, उन स्पीसीज को भी खतरा यहाँ पर हो सकता है। ओके, लॉस ऑफ फर्टाइल सोइल, सोइल की तो फर्टिलिटी अपने आप गिर ही जाएगी। कोलैप्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फिशरीज इंडस्ट्री, कोलैप्स एक बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, इस चीज़ को भी यहाँ पर ध्यान रखो। कोलैप्स हो सकता है आपका इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और फिशरीज इंडस्ट्री। चेंजिंग ऑफ लोकल क्लाइमेट कंडीशंस बिल्कुल देखने के लिए मिलेंगी, और साथ ही साथ क्रिएटिंग सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप साल्ट अफेक्टेड जो प्लांट्स यहाँ पर होंगे उनका कंजम्पशन करने की कोशिश करोगे इस वजह से। ओके, दिस इज सैलिनाइजेशन और उसके कुछ इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ सैलिनिटी की, तो मैं कहता हूँ कि सैलिनिटी दो जगहों पर हो सकती है, इसका ऑकरेंस दो जगहों पर हो सकता है। अगर ये एरिड और सेमी एरिड एरिया में हो रहा है तो ये नेचुरली होता है बेसिकली, ठीक है, ये नेचुरली होता है। और दूसरी जगह पर आपका एग्रीकल्चर एरिया में ये आपका, मैं कह सकता हूँ कि एंथ्रोपोजेनिक कारणों की वजह से यहाँ पर हो सकता है। ओके, तो एक होता है प्राइमरी सैलिनाइजेशन और दूसरा होता है सेकेंडरी सैलिनाइजेशन। अगर हम बात करें एरिड और सेमी एरिड एरियाज़ के अंदर कि वहाँ पर सैलिनाइजेशन किस तरीके से होता है, तो देखिए आपकी कोई भी एरिया हो सकता है, कोई भी एरिड और सेमी एरिड एरिया हो सकता है, सूखा एरिया हो सकता है, वहाँ पर कोई चट्टान हो सकती है जो कि सॉल्ट की बनी हो। ओके, जो कि सॉल्ट चट्टान यहाँ पर हो, किसी भी सॉल्ट की हो सकती है, पोटेशियम की हो सकती है, सोडियम की हो सकती है, किसी भी चीज़ की आप यहाँ पर उस चट्टान को ले सकते हैं। ओके, और सल्फर की हो सकती है। वो चट्टान यहाँ पर वेदर हो जाती है, मतलब वेदर होने का मतलब ये एक ज्योग्राफी की टर्म है, वो धीरे धीरे टूट करके उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स यहाँ पर हो जाते हैं, और वो पार्टिकल्स आपकी जो एरिड एरिया है या फिर आपका सेमी एरिड एरिया है उसके अंदर चले जाते हैं, वो मिनरल्स का रूप ले लेते हैं। इससे आपकी जो वहाँ की सॉइल है वो सॉल्ट अफेक्टेड हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर रेनफॉल कम है, इन एडिक्वेट रेनफॉल एंड ड्रेनेज प्रिवेंट द साल्ट टू लीच अवे फ्रॉम द प्लांट रूट्स। देखिए बारिश होती रहती है तो क्या है कि ये चीज़ें बह करके यहाँ पर चली जाती हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है तो ये चीज़ें बहेंगी नहीं और आपके फील्ड में जमा हो जाएंगी। ओके, तो ये दो कारण आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं कि इन दोनों कारणों की वजह से जो सेलिनाइजेशन है वो यहाँ पर होता है। नेचुरली आप इसको कह सकते हो। ओके, क्योंकि बारिश भी आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ना ही एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है, और साथ ही साथ जो आपकी वेदरिंग है वो भी कोई एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये नेचुरली यहाँ पर हो गया। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि एग्रीकल्चर एरिया में भी ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण ये चीज़ें दिख रही हैं, साथ ही साथ कुछ लो रेनफॉल की वजह से भी ये चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर फील्ड में भी ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको सेम मिल जाएंगी। और जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ आती है पुअर क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। जो हम इरिगेशन वाटर यूज़ करते हैं उसकी क्वालिटी बहुत पुअर होती है, उसके अंदर पहले से ही सॉल्ट यहाँ पर मिले रहते हैं। वो कैसे आते हैं, वो आते हैं आपके वेदरिंग के कारण। ओके, तो कुल मिला के ये भी सब नेचुरल प्रोसेस से ही अटैच यहाँ पर हो जाता है। और राइट, नो एडिक्वेट प्रोविजंस की किस तरीके से ड्रेन उसकी लीचिंग करनी है या फिर साल्ट का रिमूवल करना है, हमारे पास जो इरीगेशन मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं वो अच्छे नहीं हैं। और एक तो ये कुछ तरीके हैं कि किस तरीके से सैलिनिटी ओकर होती है इन एरिड एरियाज़ और इन एग्रीकल्चर एरियाज़, और उसके कॉजेज़ क्या क्या यहाँ पर होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, सैलिनाइजेशन जो इरिगेशन वाटर की वजह से होता है। देखिए आपका इरिगेशन वाटर है उसके अंदर पहले से ही सॉल्ट मिला हुआ है, किस वजह से, वेदरिंग ऑफ नेचुरल जो आपके रॉक्स हैं उनकी वजह से। ओके, मान लीजिए कि आपके इस वाले वाटर के अंदर जो सॉल्ट था या ये यहाँ पर मिला हुआ था, आपने पानी दिया तो सॉल्ट जो है वो भी आपका पौधों में चला गया, वो भी आपका जो मिट्टी है वहाँ पर चला गया। अब वाटर क्या है, वाटर आपका कुछ तो सूरज के द्वारा यहाँ पर इवेपोरेट हो जाएगा, बाकी का कुछ प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन जो सॉल्ट है वो आपका नीचे ही रह जाएगा, ज़मीन में रह जाएगा, और इसी को यहाँ पर जो आपकी सॉइल होगी उसके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। इसको हम कहेंगे साल्ट अफेक्टेड सॉइल। ओके, साल्ट अफेक्टेड सॉइल, और या फिर आप इसको कहोगे सैलाइन सॉइल। ओके, ये चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखो। इस तरीके से आपका जो इरिगेशन वाटर है उसकी वजह से सैलिनाइजेशन यहाँ पर होता है। ओके, सैलिनाइजेशन क्या, आपकी जो मिट्टी है, सॉइल है, उसके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ना सैलिनाइजेशन कहलाता है, और यही यहाँ पर हो रहा है। ओके, इसके अलावा कुछ और कॉजेज हो सकते हैं सैलिनाइजेशन के।
लाइक वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक, कोई साल्ट की रॉक है, मैंने बताया कि फॉस्फोरस की रॉक हो सकती है, सल्फर रॉक हो सकती है। ये इन सब रॉक के वेदरिंग के कारण आपका जो मिनरल्स हैं, आपका जो सॉल्ट है, वो आपके एग्रीकल्चर फील्ड में ऐड हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपका सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। कोस्टल एरियाज में सी वाटर एक बड़ी परेशानी खड़ा करता है सैलिनाइजेशन के लिए। वाटर आपका एग्रीकल्चर फील्ड में एंटर करेगा और जब वापस चला जाएगा तो वहाँ पर साल्ट यहाँ पर रह जाता है। ओके, तो ये काफ़ी बड़ी दिक्कत है। तीसरा, इरीगेशन वाटर और ग्राउंड वाटर, जिसमें आपका जो सॉल्ट है वो वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक के कारण पहुंचा है। जब आप उसको यूज़ करते हो और आपको यूज़ करना पड़ेगा इंडिया जैसी कंडीशंस के अंदर, तब आपका ये जो फील्ड है वो ऑब्वियस सी बात है कि साल्ट अफेक्टेड हो जाएगा। 14 मैंने बताया कि किस तरीके से आपका रेनफॉल अगर कम हो या फिर ना हो तो आपके जो एग्रीकल्चर फील्ड है वहाँ पर साल्ट का कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता चला जाता है। यानी कि अगर आप उसको रिमूव नहीं कर पा रहे हो तो वो कंसंट्रेशन लगातार बढ़ता चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि सैलिनाइजेशन किस तरीके से होता है, वाटर टेबल के राइज होने से। वाटर टेबल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका जो ग्राउंड वाटर है वो आपकी सतह में कहाँ तक है उसको वाटर लेवल कहते हैं, वाटर टेबल कहते हैं। ओके, तो आपका ग्राउंड है, उसके अंदर आपका वाटर कहाँ तक है वो वाटर टेबल हो गई। अगर ये वाटर टेबल ऊपर उठती चली जाती है तो आप समझिए कि ग्राउंड वाटर में साल्ट मिला हुआ है पहले से ही। ओके, क्योंकि पेरेंट रॉक की वजह से ये सब चीज़ें वेदरिंग की वजह से हुई, और ये सॉल्ट जब ऊपर की तरफ उठेगा तो प्लांट्स इसको एब्जॉर्व करने की कोशिश करेंगे और आपकी जो सब सोइल है उसके ऊपर ये चीज़ें आ जाएंगी। ओके, सब सोइल में आपकी ये चीज़ें पहुंच जाएंगी और सब सोइल के ऊपर पहुंचने के बाद वही होगा कि वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा या फिर आपका जो वाटर है वो प्लांट्स के द्वारा ट्रांसफर कर लिया जाएगा, लेकिन सॉल्ट नीचे रह जाएगा और आपकी जो मिट्टी है उसको यहाँ पर कर देगा सॉल्ट अफेक्टेड। ओके, सेलिनाइजेशन इस तरीके से होगा वाटर टेबल के राइज होने की वजह से। इसका क्रॉप्स पर क्या असर पड़ता है? तो क्रॉप्स पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, याद रखना। सेलाइन सोइल का क्रॉप्स पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो कि पौधा पूरी तरीके से खराब हो चुका है। मोस्ट क्रॉप्स बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं उगती हैं अगर उसके अंदर साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाए मिट्टी के अंदर। ओके, तो साल्ट कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो तो क्रॉप्स बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं उगती हैं। एक रीज़न इसका ये है कि अगर सॉल्ट ज़्यादा हो जाता है तो इससे जो रिडक्शन रेट है वो यहाँ पर कम हो जाता है। ओके, वन रीज़न इज दैट साल्ट causes a reduction in the rate and amount of water। प्लांट्स जो यहाँ पर प्लांट को जितना वाटर यहाँ पर चाहिए उतना वाटर नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन है। 1 लीटर वाटर लेना है तो उसमें 12 से आपका 15 तो सॉल्ट ही जा रहा है। ओके, और बाकी का क्या जाएगा? ओके, तो इस तरीके से आपका जो वाटर है वो भी यहाँ पर कम हो जाता है। और साथ ही साथ कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिक होते हैं, प्लांट्स को बिल्कुल पूरी तरीके से खराब कर देते हैं अगर हाई कंसंट्रेशन उसका यहाँ पर हो जाता है तो। ओके, ये कुछ एडवर्स इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। नीचे यहाँ पर आप देखिएगा लिखा हुआ है, अ हाई साल्ट कंसंट्रेशन इन द सॉइल इज हार्मफुल फॉर द प्लांट एज द वाटर अपटेक इज रिड्यूस्ड। ओके, तो रिडक्शन इन रेट का मतलब यही होता है कि जो वाटर का अपटेक है वो रिड्यूस कर दिया जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है आपका रूट सिस्टम के थ्रू जो वाटर जाना चाहिए उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि साल्ट के पार्टिकल्स वहाँ पर आपके ऐड हो जाते हैं। ओके, ये कुछ तरीके यहाँ पर हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हाई टॉलरेंट होते हैं, मतलब उन पर साल्ट का कोई असर नहीं पड़ता। आपसे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लाइक डेट पॉम है, वार्ले है, सुगर बीट है, कॉटन है, स्पार्गस है। इस तरीके के कुछ आपको प्लांट्स यहाँ पर याद रखने हैं। इन प्लांट्स को अगर आप उगाओगे तो कितनी भी सेलाइन हो कोई फर्क नहीं पड़ता इन प्लांट्स पर, ये उगेंगे और उगेंगे। कुछ होते हैं मॉडरेटली टॉलरेंट, कुछ हद तक सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर एक हद से ज़्यादा साल्ट कंसंट्रेशन हुआ तो ये प्लांट भी ढह जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लाइक व्हीट है, टोमेटो है, ओट्स है, अल्फाल्फा है, राइस है, मेज़ है, फ्लाक्स है, पोटैटोज हैं, कैरेट, ओनियन, कुकुम्बर, पोमीग्रेनेट, फिग, ओलिव एंड ग्रेप्स। ओके, ये कुछ हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप हाईली टॉलरेंट को याद रख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, कुछ होते हैं सेंसिटिव, इनमें अगर आपने बहुत कम भी साल्ट कंसंट्रेशन यानी कि 3 ग्राम पर लीटर से भी अगर कम यहाँ पर मिलाया तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। लाइक एप्पल है, ऑरेंज है, प्लम है, ऑलमंड्स हैं, एप्रिकॉट है, पीच है, ओके, बीन्स हैं, पीज हैं, शुगर केन है, ये आप यहाँ पर ध्यान में रखोगे। शुगर बीट आप यहाँ पर देखो हाईली टॉलरेंट है, शुगर केन सेंसिटिव है, ये पूछी जा सकती है। ये एक बहुत ही सिंपल ग्राफ है। आपका जो ग्रोथ रेट है प्लांट की किस तरीके से डिफाइन की जाएगी। आपकी ग्रोथ रेट बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही साल्ट ऐड हुआ आपकी ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से नीचे गिर गई, आपका प्लांट्स ग्रो करना बंद कर देगा और कुछ समय तक सेम रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने जो साल्ट का कंसनट्रेशन और ज़्यादा बढ़ा, तो अगर आपका प्लांट हाईली टॉलरेंट है, गौर फरमाइए ज़रा, अगर आपका प्लांट हाई टॉलरेंट है तब तो ये ग्रोथ यहाँ पर ऐसे ही चलती रहती, कोई असर ही नहीं पड़ता साल्ट का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। अगर आपका प्लांट मॉडरेटली टॉलरेंट है तब आपका जो प्लांट है उसकी ग्रोथ कम होती, लेकिन इतनी कम नहीं होती, चलता रहता। ठीक है, ये टॉलरेंट होता।
लेकिन अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसकी ग्रोथ लगातार आप देखोगे कि कम होती चली जाएगी और अंत में आपका पौधा जो है वो नहीं उग पाएगा, यील्ड आपकी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। ओके, ये थोड़ा सा ग्राफ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एक टर्म निकल के आती है जिसका नाम है सोडिसिटी। कुछ भी नहीं है, आप अलग अलग तरीके के साल्ट्स की बात कर रहे हो। अगर मैं साल्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं इसको कहता हूँ सैलिनिटी। ओके, साल्ट अगर इसमें मिला, कोई भी साल्ट हो, वो अगर इसके अंदर ऐड हुआ तो उसको सैलिनिटी कहेंगे। अगर एक स्पेसिफिक सॉल्ट लाइक सोडियम सॉल्ट यहाँ पर मिला तो हम उसको सोडिसिटी कहते हैं। ओके, एक स्पेसिफिक सॉल्ट यानी कि सोडियम सॉल्ट अगर हमने यहाँ पर मिला तो उसको हम सोडिसिटी कहते हैं। साल्टी सॉइल अलग अलग तरीके के सॉल्ट्स को कंटेन कर सकती है, लेकिन अगर सोडियम के सॉल्ट यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं तो उसको सोडिक सॉइल कहा जाता है। ओके, तो द कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट हाई हो जाता है रिलेटिव टू द अदर सॉल्ट। ओके, एक सोडिक सॉइल डेवलप हो जाती है उस टाइम पर। सोडिक सॉइल आर कैरेक्टराइज बाय अ पुअर सॉइल स्ट्रक्चर, दे हैव लो इन्फिल्ट्रेशन रेट, इनका इन्फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाता है। मतलब अगर किसी सॉइल के अंदर सोडिसिटी यानी कि सोडियम सॉल्ट ज़्यादा है तो वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, पानी का बहाव वहाँ पर कम हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ पुअरली एरिएटेड हो जाती है। मतलब पुअरली एरिएटेड मतलब जो आपका एयर रिटेंशन कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है। साथ ही साथ जो कल्टीवेट करने में भी डिफ़िकल्टी यहाँ पर आपकी पैदा होती है। द सोडिक सोइल एडवर्सली अफेक्ट द प्लांट ग्रोथ, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। जस्ट अ व्यू हमने यहाँ पर लेना था सोडिसिटी का। उसके बाद कुछ कंसिक्वेंसेस निकल के आते हैं कि जो साल्ट अफेक्टेड सोइल है उसके क्या क्या प्रभाव देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2018 के हिसाब से देखें तो बहुत सारे सीरियस इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ सकते हैं और कुछ क्रिटिकल इम्पैक्ट्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे टू द ह्यूमन लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। लाइक डिक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी, वाटर क्वालिटी डिक्रीज होगी, सोइल बायोडाइवर्सिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा और सोइल इरोजन जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, डिक्रीज एबिलिटी टू एक्ट एज अ बफर, सॉइल एक्ट करती है एज अ बफर, लेकिन अगर उसके अंदर साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गया तो उसकी एबिलिटी कम हो जाती है। साथ ही साथ उसकी जो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर कम हो जाती है, जिससे कि कंटेमिनेंट्स जो हैं वो आपके ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। डिग्रेड सोइल स्ट्रक्चर, सोइल का पूरा स्ट्रक्चर होता है अपना, उस पर स्टडी नहीं कर रहे हैं फिलहाल हम, और वो भी यहाँ पर डिग्रेड हो जाता है। डिक्रीज फंक्शन ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम्स लाइक हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम, न्यूट्रिएंट सिस्टम और साथ ही साथ बायो जियोकेमिकल साइकिल्स जिनका अपना एक फंक्शन होता है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे इम्पैक्ट होता है। इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ आयंस डेट आर टॉक्सिक, मैनी सॉल्ट्स आर टॉक्सिक ऑल्सो। ओके, एंड रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है एंड अवेबिलिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट पर भी असर पड़ता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की संख्या कम हो जाती है। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो किस तरीके से इंप्रूवमेंट करें, देखिए बात कर रहा हूँ इंप्रूवमेंट की नॉट प्रिवेंशन की। ओके, इंप्रूवमेंट की बात यहाँ पर करते हैं। तो दुनिया भर के बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जिनमें सेलाइन और सोडिक जो आपकी सोइल है उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, हमारी जो इरिगेशन प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छी नहीं हैं। ओके, क्रॉप ग्रोथ पुअर होती है इन सारी जगहों पर और इनको इसकी जो इम्प्रूवमेंट है सेलाइन सोडिक सोइल का, इसको कुछ हद तक सही किया जा सकता है। कैसे? देखिए पहले तो इम्प्रूवमेंट ऑफ सेलाइन सोइल का मतलब क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ सेलाइन सोइल इम्प्लाइज रिडक्शन इन द सॉल्ट कंसंट्रेशन। जो आपकी सोइल है उसके अंदर सॉल्ट, मान लीजिए ये आपका था 6 ग्राम पर लीटर था, तो इसको आप कम करके 3 ग्राम पर लीटर ले आओ ताकि आप इसको यूज़ करने लायक हो जाओ। ओके, तो इसको कंसंट्रेशन को रिड्यूस करना इम्प्रूवमेंट कहलाता है, प्रिवेंशन नहीं कहलाता। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर समझो। तो टू द एंड इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम और ज़्यादा पानी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्रॉप फील्ड पर। ओके, तो अप्लाई टू द फील्ड देन इज रिक्वायर्ड फॉर द क्रॉप ग्रोथ। मान लीजिए कि किसी क्रॉप की ग्रोथ के लिए आपका 100 लीटर पानी यहाँ पर लगता था, तो आपको 150 लीटर पानी यहाँ पर देना पड़ेगा। वो किस लिए? क्योंकि जो आपने 50 लीटर एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर दिया है वो आपका इन्फिल्ट्रेट करेगा सॉइल में और परकोलेट करेगा थ्रू द रूट जोन। तो वो आपका सॉइल के ज़रिए नीचे की साइड में यहाँ पर आपका जाएगा या फिर उसकी लीचिंग यहाँ पर आपकी किसी और वाटर बॉडी के अंदर यहाँ पर होगी। और जब वो लीचिंग यहाँ पर कर रहा होगा, दिस प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग एक्चुअली, ठीक है, कि आपने वाटर डाला और वो वाटर जो है वो अपने साथ सॉल्ट के जो पार्टिकल्स थे उनको साथ में लेकर के आपके एग्रीकल्चर फील्ड से बाहर चला गया। दिस इज कॉल्ड लीचिंग। ओके, ड्यूरिंग परकोलेशन इट टेक्स अप ऑफ सॉल्ट, ये सॉल्ट को यहाँ पर अपने साथ में लेता है और उनको डीपर सोइल लेयर में ले जाता है या फिर आउटसाइड ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड उनको यहाँ पर ले जाता है। ओके,
तो इस तरीके से वाटर जो है वो आपके सॉल्ट को वॉश कर लेता है, उसको यहाँ पर पूरी तरीके से हटा देता है रूट जोन में से। इस प्रोसेस को लीचिंग कहा जाता है। ओके, जो एडिशनल वाटर आपने अप्लाई किया उसका कुछ वाटर इस सारे काम को करेगा, लेकिन कुछ वाटर ऐसा होगा जो कि आपके एग्रीकल्चर फील्ड में रह जाएगा, आपको उसको तुरंत वहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना वो आपके ग्राउंड वाटर के अंदर जा करके मिल जाएगा और प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको यहाँ पर याद रखने हैं। इस तरीके से सॉल्ट की लीचिंग की जाती है। जैसे आपकी सॉइल के अंदर अलग अलग तरीके के साल्ट पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद थे, आपने एडिशनल वाटर यहाँ पर देना है। इस वाटर जो है वो आपका इन सारे जो पार्टिकल्स थे सॉल्ट के, इन सारे पार्टिकल्स को यहाँ पर बहा करके आपका किसी आउटर साइड में यहाँ पर ले जाएगा। ओके, इस चीज़ को आप यहाँ पर याद रखो। या फिर आपका जो सब सॉइल स्ट्रक्चर होता है उसके नीचे का स्ट्रक्चर सॉइल के, वहाँ पर जा करके इनको फिलहाल के लिए रोक देगा, जिससे कुछ समय बाद यहाँ पर कुछ बेसिकली कह सकते हैं कि अलग तरीके की प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगी। बट आप समझिए कि अगर आपको एग्रीकल्चर फील्ड से ये चीज़ को हटाना है तो आपको ये प्रोसेस यहाँ पर करनी पड़ेगी। ये तो हो गया आपका सेलाइन सोइल के बारे में। यहाँ पर आपकी आ जाती है सोडिक सोइल। सोडिक सोइल मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो सोडियम कंसंट्रेशन है, सोडियम जो आपका सोल्ट है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम जिप्सम को ऐड करते हैं। याद रखिएगा, आपका एग्रीकल्चर फील्ड है, उसके अंदर अगर सोडियम यहाँ पर मौजूद है तो आप उसके अंदर जिप्सम को मिलाओगे, जो कि कैल्शियम में रिच होता है। ये कैल्शियम आपका सोल्ट पार्टिकल्स के साथ में आपका क्रिया करता है, यानी कि सोडियम को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पर आप देखिए कि और मिक्सड विद सोइल द कैल्शियम रिप्लेस द सोडियम, देन द रिप्लेस्ड सोडियम, जो कि सोडियम यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया आपका, वो लीच कर दिया जाता है बाय इरिगेशन वाटर इन द सेम प्रोसेस लाइक दिस। ओके, ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखो। फिर हम इसका प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, इसको रोक भी सकते हैं। किस तरीके से रोक सकते हैं? तो आपको पहले से ही पता हो जाए कि भाई इरिगेशन वाटर है, अगर उसके अंदर 0.5 ग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन मौजूद है तो कोई रिस्क नहीं है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, अगर 2 ग्राम प्रति लीटर से ज़्यादा इरिगेशन वाटर के अंदर देखने के लिए मिल रहा है सॉल्ट का कंसंट्रेशन, तो आपको यूज़ ही नहीं करना है। जब यूज़ नहीं करोगे तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा कैसे? ठीक है, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम इरिगेशन सेक्टर यहाँ पर है। इरिगेशन वाटर यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो उस इरिगेशन वाटर के अंदर सॉल्ट के कंसंट्रेशन को आप पहले ही माप लो और पता कर लो कि रिस्क कितना है। अगर रिस्क कम है तो आप उसको यूज़ करो, कोई बात नहीं है। अगर रिस्क ज़्यादा है तो आपको ये एडवाइस की जाती है कि आप उसको यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, तो यही है कि प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट आप यहाँ पर इसको यूज़ करना है और एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम्स आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं। ये दोनों के दोनों आपके यहाँ पर वर्क करेंगे। ओके, और साथ ही साथ ये आपके सैलिनाइजेशन को रोकने में भी आपकी मदद करेंगे। इरिगेशन वाटर क्वालिटी, तो आपको पता बता दिया मैंने कि आपका जो इरिगेशन वाटर है उसकी क्वालिटी के बेस पर आप उसको अप्लाई करो। कितना साल्ट कंसंट्रेशन इरिगेशन वाटर के अंदर है, जितना ज़्यादा साल्ट कंसंट्रेशन होगा उतना ही रिस्क होगा, उतना ही आपको उसको यूज़ नहीं करना है। ओके, जितना कम कंसंट्रेशन होगा आप उसको यूज़ कर सकते हो, कोई रिस्क नहीं है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। इस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब अप्लाई ही मत करो जो मीजर्स लेने पड़े हैं। ओके, तो ऐसा ही काम आप और सोडिक सॉइल के साथ भी कर सकते हो। जितनी ज़्यादा सोडियम प्रेजेंट होगा इरिगेशन वाटर में उतना ही ज़्यादा रिस्क यहाँ पर होगा। ओके, ये आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर में वर्क करता है, उनके द्वारा वर्ल्ड सॉइल डे 2016 में रिलीज़ किया गया। काफ़ी पुराना हो गया, ओके 5 साल हो गए, लेकिन आप यहाँ पर समझो कि हम बात कर रहे हैं बहुत सारे सॉल्ट्स की, लाइक पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ओके, और सोडियम कंटेंट की भी बात कर रहे हैं जो कि अलग से कहा जाता है सोडिफिकेशन। ओके, इन सब का निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, क्रॉप की यील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है और सोइल की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी यहाँ पर ख़त्म होती है। ऑलराइट, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हो कि सोइल के अंदर अलग अलग तरीके की जो सॉल्ट हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। ये भी आपका जो वर्ल्ड मैप है 2016 का, और इसके अंदर दिखाया गया है कि सोल सैलिनाइजेशन और सोडिफिकेशन कहाँ पर कितना हो रहा है। तो ये मैप 5 साल पुराना है, तो इसमें आपको दिखेगा कि वेरी पुअर कंडीशंस बहुत ही कम दिखाई गई हैं रेड कलर में। ओके, रेड कलर में वेरी पुअर कंडीशंस नहीं दिखाई गई हैं, लेकिन अगर आप लेटेस्ट मैप देखेंगे तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं, लाइक इन अफ्रीका, आपको वहाँ पर वेरी पुअर सॉइल कंडीशंस भी दिख जाएंगी। ओके, बट फिलहाल आप ये देखिए कि पुअर सॉइल कंडीशन भी आपको मिल जाएगी, लाइक इन साउथ अमेरिका, ओके, लाइक इन ग्रीनलैंड। ओके, और इधर तो पूरा एशिया ही भरा पड़ा है। ऑलराइट, कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी चीज़ें। इसके अलावा कुछ और प्रैक्टिसेस भी होती हैं जो कि सैलाइन सॉइल को आप किसी तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। ओके,
लाइक आप एडिक्वेट ड्रेनेज सिस्टम का यूज़ कर सकते हो, आपकी जो इरीगेशन फ्रीक्वेंसी है आप उसको बढ़ा सकते हो, या फिर प्लांटिंग मेथड्स चेंज कर सकते हो, मल्चिंग का यूज़, डीप टिलेज का यूज़, या फिर बायो एमिलिएशन का यूज़। देखिए ये वीडियो बेसिक समझाने के लिए थी, मैं इनको यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, किसी और वीडियो में वन बाई वन इनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ये बेसिक था। अभी आपसे पूछ ले कि बताइए डीप टिलेज हार्मफुल है या बेनिफिट है सैलाइन सोल के लिए, तो आप बता दोगे कि भाई सब सोइल स्ट्रक्चर की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अगर हम डीप टिलेज करेंगे तो हम क्या है कि जो सोइल है उसके नीचे का स्ट्रक्चर उसको परेशान कर रहे हैं, स्ट्रक्चर परेशान होगा तो आपके जो सॉल्ट जो आपने नीचे यहाँ पर सब सोइल में आपका जमा हुआ है वो सारा का सारा ऊपर ऊपर की साइड में आ जाएगा, वो आपके सोइल में मिक्स हो जाएगा, जिससे प्रॉब्लम और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो डीप टिलेज आपको यहाँ पर रोकना है, डीप टिलेज आपको यहाँ पर नहीं करना है। तो अब आपको अपना दिमाग अप्लाई करना है कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर बेनिफिशियल होंगी। ऑलराइट, तो ये सब पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान रखो कि क्या क्या आप कर सकते हो। ऑलराइट, इसके साथ हमारी वीडियो एंड होती है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।